हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस चैप्टर को हम कवर करेंगे वो है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्या अर्थ है और इसकी अवधारणा क्या है। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग के बारे में भी हम समझेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स, जो भी सब्सटेंसेस है उनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं खिलाड़ी पर। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है। उससे पहले हम ट्रेनिंग समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है, जिसको कि हम हिंदी में प्रशिक्षण भी कहते हैं। प्रशिक्षण किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तो जिसको कि हम हिंदी में खेल प्रशिक्षण भी कहते हैं। खेल प्रशिक्षण क्या होता है कि किसी खेल अथवा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। यानी कि कोई भी जो टूर्नामेंट होता है, जैसे आईपीएल हो गया, ओलंपिक हो गया या कोई भी वर्ल्ड कप हो गया, उसमें अच्छे जो रिजल्ट पाने होते हैं उसके लिए जो हम पहले से ही तैयारी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, खेल प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि खेल प्रशिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। एवरी स्पोर्ट्स पर्सन नो दैट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस कम फ्रॉम देयर रेगुलर इन ट्रेनिंग सेशन। सभी खिलाड़ियों को पता होता है कि जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो क्या है और वो कैसे आती है। वो आती है रेगुलर ट्रेनिंग करने से। अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें तो यह है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, जो कि हमारी ट्रेनिंग सेशन है वो लगातार चलते रहे। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रशिक्षण यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग है वो नियमित रूप से करते रहना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अवकाश नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग करें तो उसके दौरान कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और ट्रेनिंग सेशन के बीच का जो इंटरवल है वो भी छोटा होना चाहिए, ना कि बहुत लंबा होना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, जिसको कि हम हिंदी में अतिभार का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो हमारी अडेप्टिव स्ट्रेंथ होती है तथा जो सहन शक्ति होती है, जो हमारा एंड्योरेंस होता है, उसको बढ़ाने के लिए समय समय पर भार में वृद्धि करते रहना चाहिए ताकि जो हमारी अडेप्टेशन है वो बनी रहे। परंतु इसका प्रभावीपन, इफेक्टिवनेस जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको नहीं करेंगे तो जो ये दो भार है ये किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। पहला है व्यायाम को दोहराने की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी कि जो एक्सरसाइज है उसको बार बार किया जाए, या फिर व्यायाम की संख्या वहीं रखी जाए परंतु जो वजन है, जो वेट है वो उसको बढ़ा दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी हम कोई जिम में ट्रेनिंग करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कम वेट वाले डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम उनके रेपिटेशंस लगाते हैं। ये एक तरीका है आपको आपके ओवरलोड को बढ़ाने के। या फिर हम क्या करेंगे कि वेट को बढ़ा देंगे लेकिन रेपिटेशन को कम कर देंगे। इसी को बोलते हैं अतिभार का सिद्धांत। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको कि हम हिंदी में व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक खिलाड़ी की व्यायाम या प्रशिक्षण भार के प्रति प्रतिक्रिया जो उस पर रिस्पॉन्स करता है अलग अलग होती है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को खिलाड़ियों की क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रिंसिपल कौन सा है। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी कि सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई जनरल ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गन्स और हमारी काम करने की क्षमता, जो हमारे सिस्टम्स की काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है। लेकिन अगर हमें उन सिस्टम्स और ऑर्गन्स की और क्षमता को बढ़ाना होता है तो हम उनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि दौड़ने के द्वारा बढ़ाई स्पीड फुटबॉल में भी सहायक होती है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, यानी कि गर्माने व ठंडे होने का सिद्धांत। किसी भी ट्रेनिंग से या किसी भी कंपटीशन से पहले हमें अपने शरीर को वार्म अप कर लेना चाहिए, हमें अपने शरीर को गर्मा लेना चाहिए। लेकिन अगर जब हमारा कंपटीशन या ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हमें अपने शरीर को कूल डाउन भी यानी कि कूलिंग डाउन भी कर लेना चाहिए, ठंडा भी कर लेना चाहिए।
अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। इसको हम हिंदी में आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग करें उसके बाद हमें अपने पूरे शरीर को रेस्ट पर छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के जो अंग है, जो टिश्यूज़ है, वो अपने आप को रिकवर कर सके। हमारी जो मसल्स है ट्रेनिंग के दौरान बहुत थक जाती है, उस थकावट को दूर करने के लिए हमें अपने शरीर को रेस्ट या उसको रिकवरी देना भी बहुत ज़रूरी है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस या प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, जिसको कि हम हिंदी में विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या करना चाहिए कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी इंटरेस्ट और उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग में वैरायटी लानी चाहिए, विविधताएं लाते रहना चाहिए, ताकि एक खिलाड़ी का उस ट्रेनिंग के दौरान इंटरेस्ट बना रहे। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक्सप्लेन एंड एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आपको बताना है कि खेल प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्किल्स, टेक्निक एंड स्टाइल। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्किल्स क्या होती है, जिसको कि हम हिंदी में कौशल भी कहते हैं। स्किल इज द एबिलिटी ऑफ ऑल मूवमेंट विच कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग। स्किल्स आर वेरियस काइंड्स ऑफ शूटिंग इन बास्केटबॉल, सर्विस इन बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड ओवरहेड थ्रो इन फुटबॉल। अगर मैं इसको आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, तो ऐसी क्रिया जो एक उद्देश्य के लिए सीखी गई हो तथा किसी विशेष क्रिया में भाग लेने के लिए ज़रूरी हो, उसे कौशल या स्किल कहा जाता है। इससे भी आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो कौशल किसी कार्य को अच्छी तरीके से सुविधापूर्ण ढंग से कर पाने की क्षमता को स्किल या कौशल कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम फैक्टर इफेक्टिंग स्किल्स, यानी कि वह कौन कौन से कारक हैं जो स्किल या कौशल को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है वेट, यानी कि शारीरिक भार। खिलाड़ी का शारीरिक भार जितना अधिक होगा उतना ही कौशल या स्किल्स को सीखने में मुश्किल आएगी और कौशलों के प्रदर्शन में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगला है हाइट, यानी कि शारीरिक लंबाई। अधिक लंबे खिलाड़ी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊंचा होने के कारण उसके कौशल प्रदर्शन के स्तर में कमी आएगी ही आएगी। अगला है मस्कुलर रेस्पॉन्स, या जिसको कि हम हिंदी में मांसपेशियों को सामयिक आदेश भी कहते हैं। केंद्रीय स्नायु, यानी कि मसल्स संस्थान तथा मांसपेशियों को समय पर आदेश ना मिलने के कारण प्रदर्शन हमारा जो है वो प्रभावित होता है। उसके बाद आई एंड मसल कोऑर्डिनेशन, यानी कि आंखों तथा मांसपेशियों का तालमेल। इसमें क्या होता है कि आंखों तथा मांसपेशियों का तालमेल जितना अच्छा होगा, कौशल प्रदर्शन भी उतना ही अच्छा होगा, यानी कि हमारी जो स्किल परफॉर्मेंस है वो भी उतनी ही अच्छी होगी। अगला है रिएक्शन टाइम, जिसको कि हिंदी में प्रतिक्रिया समय भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का प्रतिक्रिया समय यदि कम हो तो प्रदर्शन कौशल पूर्ण होता है, यानी कि प्रदर्शन और भी अच्छा होता है। और लास्ट है मसल टोन, जिसको कि हम हिंदी में मांसपेशीय तनाव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गतिविधियों यानी कि एक्टिविटीज़ के समय मांसपेशीय तनाव अधिक होने से भी कौशल प्रदर्शन प्रभावित होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्किल, यानी कि कौशलों को क्या क्या प्रकार है। सबसे पहला ओपन स्किल, जिसको कि हम हिंदी में खुला कौशल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी आदि जैसे खेलों में कई कौशल ऐसे होते हैं, यानी कई स्किल्स ऐसी होते हैं जिन पर खिलाड़ियों का कंट्रोल ही नहीं होता, अर्थात जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाती है, उन्हें क्या कहेंगे हम, ओपन स्किल या खुला कौशल। अगला है क्लोज स्किल्स, यानी कि बंद कौशल। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो फुटबॉल, हॉकी तथा बास्केटबॉल जैसे खेलों में कई कौशल ऐसे होते हैं जिनके बारे में खिलाड़ियों को पहले से ही पता होता है कि उसे एक विशेष परिस्थिति में क्या और कैसे करना है, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोज यानी बंद कौशल कहते हैं। फुटबॉल में कॉर्नर या फ्री किक लेना इसका एक उदाहरण हो सकता है। अगला है सिंपल स्किल, या जिसको कि हिंदी में साधारण कौशल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे कौशल जिनके प्रदर्शन में अतिरिक्त महारत की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई अलग से अच्छी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई महारत नहीं चाहिए होती उसमें, जैसे कि वॉलीबॉल में अंडर आर्म सर्विस करने के लिए। अगला है कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जिसको कि हम हिंदी में जटिल कौशल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे कौशल जिनके प्रदर्शन में अतिरिक्त महारत की आवश्यकता होती है जटिल कौशल कहलाते हैं, जैसे कि फुटबॉल में पेनल्टी किक लेना। और लास्ट है पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत कौशल। ऐसे कौशल जिसमें खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन करता है, व्यक्तिगत कौशल या पर्सनल स्किल कहलाता है, जैसे कि ऊंची या लंबी कूद। क्रिकेट में MS धोनी द्वारा खेला गया हेलीकॉप्टर शॉट, दिलशान के द्वारा खेला गया दिल स्कूप, ये क्या है, उनके अपने पर्सनल स्किल्स है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जो चैप्टर है ये आपके सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है।
अगर आपको हमारे और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं टेक्निक, जिसको कि हिंदी में तकनीक भी कहा जाता है। इसको अगर मैं आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो किसी काम को साइंटिफिक मेथड के अनुरूप करने की तकनीक को ही क्या कहते हैं हम, टेक्निक या तकनीक कहते हैं। तकनीक किसी खेल या इवेंट की मूलभूत गतियाँ होती है, जैसे कि क्रिकेट में बैटिंग करने की विधि। वैज्ञानिकों के सिद्धांत के अनुसार बैटिंग करने वाले को अपना बैट सीधा रखकर गेंद को खेलना चाहिए। गेंद पर प्रहार बल्ले के मध्य से करना चाहिए, यानी कि जो बॉल है वो बैट के बिल्कुल बीच में लगनी चाहिए। तथा जो खिलाड़ी इन सिद्धांतों का खेल में पालन करता है उनके संबंध में कहा जाता है कि उसकी बैटिंग अच्छी तकनीक पर आधारित है। देखा जाए तो खिलाड़ी अपनी तकनीक में सुधार करके ही खेल कौशल यानी कि अपनी स्पोर्ट्स स्किल में निपुणता बहुत अच्छा हासिल कर लेता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि तकनीक कौशल को विकसित करने का एक सही तरीका है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं स्टाइल, या जिसको कि हम हिंदी में शैली भी बोलते हैं। इस प्रकार की विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि ये साइंटिफिक जो प्रिंसिपल होते हैं उन पर डिपेंड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। उदाहरण के लिए हाई जंप लगाने के लिए शैलियों जैसे बेली रोल, वेस्टर्न रोल तथा फॉसबरी फ्लॉप शैलियाँ खिलाड़ियों द्वारा एक नवीन यानी कि नई विधि के रूप में अपनाई जाती है। यदि ये शैलियाँ लोकप्रिय हो जाए तो इनकी पहचान उन व्यक्तियों के नाम से ही होने लगती है। जैसे गोला फेंकने की एक नई विधि पैरी ओब्रायन द्वारा विकसित की गई है तथा यह विधि उनके नाम से ही प्रचलित हो गई। ऐसे ही क्रिकेट में MS धोनी द्वारा खेला गया हेलीकॉप्टर शॉट उनके नाम से ही फेमस हो गया, और ऐसे ही दिलशान द्वारा खेला गया दिल स्कूप भी उनके नाम से ही फेमस हो गया, और मलिंगा द्वारा फेंके गए एक्शन द्वारा बॉल भी उनके नाम से ही फेमस हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो दो है। पहला है डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड स्टाइल एक्सप्लेन, यानी कि तकनीक तथा शैली में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन वो है डिफाइन स्किल एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ स्किल, कौशल क्या है, सभी प्रकार के कौशलों की व्याख्या कीजिए। आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डोपिंग ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि डोपिंग क्या है। किसी भी खिलाड़ी द्वारा अपनी परफॉर्मेंस या क्षमता को बढ़ाने के लिए जो प्रतिबंधित विधि या मादक पदार्थों का सेवन जो है वो क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। जो डोपिंग शब्द सुनने में जितना नया प्रतीत होता है यह उतना ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यूनानी खिलाड़ी भी अपने प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग क्या करते थे जो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। उसके बाद देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ डोपिंग, कि डोपिंग कितने प्रकार की होती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस, यानी कि प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ के सेवन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, जैसे कि उत्तेजक दवाएं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन, बीटा-2 एगोनिस्ट, नशीली दवाएं, डायरेटिक्स, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारी क्या है, ये ऐसी दवाएं हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। दूसरी फिजिकल मेथड, यानी कि शारीरिक विधियों द्वारा। इसमें क्या होता है कि दो तरह की डोपिंग होती है, एक ब्लड डोपिंग होती है, एक जीन डोपिंग होती है। इससे क्या होता है कि जो खिलाड़ी का है दूसरे खिलाड़ी से ब्लड सीधा डायरेक्ट और कुछ दवाइयों या कुछ तरीकों द्वारा अपने शरीर में ले लेना ही क्या होता है, डोपिंग कहलाता है, यानी कि जीन डोपिंग और ब्लड डोपिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, यानी कि प्रतिबंधित दवाइयाँ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है एनाबॉलिक एजेंट या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी द्वारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का प्रयोग कठिन यानी कि बहुत मुश्किल ट्रेनिंग तथा पुनः शक्ति यानी कि रिकवरी के उद्देश्य से किया जाता है। इनके प्रयोग से जो हमारी मसल्स का आकार है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी सुधार आता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे होता है टेस्टोस्टेरोन, मेटानॉल आदि मुंह से तथा टीके द्वारा भी लिए जाते हैं, यानी कि इंजेक्शन द्वारा भी ये लिए जाते हैं। उसके बाद स्टिमुलेंट्स, यानी कि उत्तेजक दवाएं। ये ऐसी दवाई होती है जिनके सेवन से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से आक्रामक महसूस करता है। इनके सेवन से प्रतिक्रिया समय जो हमारा रिएक्शन टाइम है उसमें भी सुधार आता है तथा थकावट का एहसास जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। खिलाड़ी द्वारा आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले उत्तेजक है जैसे एम्फेटामाइंस, कोकीन, एफेड्रिन, एड्राफिनिल। ये क्या है, इनको आदि मुंह से या स्प्रे के द्वारा तथा या टीके इंजेक्शन के द्वारा भी लिया जाता है। अगला है कैनाबाइड्स। कैनाबाइड्स जो है इससे क्या होता है कि इसको लेने से ना खिलाड़ी बहुत जल्दी अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू कर देता है और उसका जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नारकोटिक्स क्या होती है।
इट इज़ यूज टू रिड्यूस द पेन फ्रॉम मेजर इंजरी, यानी कि जो मेजर इंजरी होती है उसमें पेन को, दर्द को कम करने के लिए नार्कोटिक्स का प्रयोग होता है। दे कुड ऑल्सो बी यूज टू हेल्प एन एथलीट ट्रेन हार्डर, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हार्ड ट्रेनिंग होते हैं उसके लिए भी खिलाड़ी क्या है, नार्कोटिक्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो लंबे समय तक अपनी ट्रेनिंग जारी रख सके। उसके बाद है बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें क्या होता है कि इनका उपयोग जो मांसपेशियों को रिलैक्स या श्वसन क्रिया को बढ़ाने के लिए या प्रतिरोध शक्ति यानी कि रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाने तथा रिकवरी के लिए समय समय पर लिए जाते हैं, ये बीटा 2 एगोनिस्ट। और उसके बाद है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में क्या होता है कि इन दवाइयों का प्रयोग ना वेट लिफ्टर या बॉक्सर या कुश्ती जैसे खिलाड़ी करते हैं। इन खिलाड़ियों द्वारा शरीर से तरल पदार्थ विशेषकर कि जल की मात्रा को कम करने में इनकी हेल्प ली जाती है। जब भी खिलाड़ी कोई भी एक बॉक्सर हो या कोई भी कुश्ती का खिलाड़ी हो, वो क्या करता है कि अपने वज़न को कम करने के लिए इस डायरेटिक्स का इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है कि उनके शरीर के अंदर पानी की कमी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि उनका जो वेट है एक कैटेगरी में फिक्स हो जाए। लास्ट में हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, यानी कि प्रतिबंधित पदार्थों के क्या दुष्प्रभाव है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसमें क्या होता है कि हालांकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का प्रयोग ऑपरेशन के बाद मांसपेशियों की वृद्धि तथा शक्ति के विकास के उद्देश्य से किया जाता है, परंतु एक खिलाड़ी द्वारा इनके लंबे समय तक निरंतर उपयोग करने से बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि नियमित रूप से स्टेरॉइड का प्रयोग रक्तदाब यानी कि हाई बीपी को भी बढ़ा देता है तथा एचडीएल को कम कर देता है। इस कारण अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो सकती है। पुरुषों द्वारा स्टेरॉइड्स के नियमित प्रयोग से उनमें नपुंसकता भी आ सकती है। सेक्स की तीव्र इच्छा तथा आक्रामकता के कारण वह अवसर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त गंजापन भी उनको हो सकता है। और लेडीज़ में स्टेरॉइड्स के नियमित प्रयोग से उनमें मर्दानगी के लक्षण जैसे चेहरे व शरीर पर अत्यधिक बाल आना, आवाज़ का भारी हो जाना, मासिक धर्म में भी अनियमितता आ जाना। स्टेरॉइड्स के नियमित प्रयोग से पीलिया तथा कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। स्टेरॉइड के नियमित प्रयोग से आक्रामकता, अवसाद स्थिति का सामना न करना व दूसरों पर निर्भरता जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद है बीटा 2 एगोनिस्ट। इनका लंबे समय तक सेवन करने से शरीर में कपकपी, सिर दर्द तथा हार्ट अटैक, हार्ट फेल होने जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। उसके बाद है डायरेटिक्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। डायरेटिक्स के निरंतर सेवन करने से शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में खनिजों का असंतुलन, मांसपेशियों की कमजोरी, हृदय की धड़कन का अनियमित होना व उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाना। उच्च रक्तचाप के कारण गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। उसके बाद स्टिमुलेंट्स यानी कि उत्तेजक दवाएं। उत्तेजक दवाइयों के नियमित सेवन से हृदय दर तथा रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे हृदयाघात भी हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। इनके सेवन से व्यक्ति अनिद्रा, चिंता व आक्रामकता का शिकार हो जाता है। व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद है कैनाबॉइड्स। इट रिड्यूस द कंसंट्रेशन, ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को भी कम कर देता है, कोऑर्डिनेशन को भी कम कर देता है। एंड लंग्स कैपेसिटी विच इज़ बैड फॉर एंड्योरेंस इवेंट, जो हमारी फेफड़ों की क्षमता है एंड्योरेंस के लिए, उनको भी यह क्या करता है, कम कर देता है। और लास्ट में है नार्कोटिक्स। इसमें क्या होता है कि नशीली दवाइयों के सेवन से व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में कमी आती है। इसके अतिरिक्त नींद न आना, उत्तेजना, कब्ज तथा बेहोशी भी नशीली दवाओं के ही प्रभाव है। इनके अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो इस टॉपिक से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला है व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, यानी कि डोपिंग से आप क्या समझते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो है राइट ए नोट ऑन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट, यानी कि विभिन्न प्रतिबंधित पदार्थों के दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये लास्ट चैप्टर था जो आपके सेकेंड टर्म में आने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और इससे पहले भी हम आपके लिए जो 4 चैप्टर है उनको भी तैयार कर चुके हैं। अगर आपको उन चैप्टर को भी देना है तो मैं आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आया हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई शिकायत है या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके या टेलीग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाए। यह था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो गया है।
अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब अपनी कोई अगले चैप्टर या अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए जय हिंद।